नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक लीडिंग अथॉरिटी है जो दोस्तों एटमॉस्फेरिक इवेंट्स को देखने का काम करती है, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स कवर होते हैं जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, दोस्तों वाटर रिसोर्सेज को स्टडी करना, क्लाइमेट को स्टडी करना, वेदर को समझना, मेटेरोलॉजिकल इवेंट्स को, हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स को और उससे एसोसिएटेड जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उन सबको समझना, उन्हें स्टडी करने का काम वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों करती है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं और टेरिटरीज होती हैं और दोस्तों इंडिया इसमें इंक्लूडिंग मेंबर है, मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। दोस्तों जब इतनी बड़ी फंक्शनिंग वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को करनी है, मतलब पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है, तो दोस्तों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर के तहत वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों काम करती है। सबसे पहले आता है दोस्तों वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस के बाद में आता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर आती है दोस्तों इसकी रीजनल काउंसिल और इसके बाद आती है दोस्तों टेक्निकल कमीशन और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों इसका सेक्रेटेरिएट। अब दोस्तों जो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस है वो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो दोस्तों जितनी भी पॉलिसीज बनानी है, जितने भी वर्क स्कोर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, वो सारे के सारे काम वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस दोस्तों करेगी, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है दोस्तों वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो दोस्तों जितने भी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस के काम है, मतलब उनकी पॉलिसीज बनाई गई, उनके प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, दोस्तों उन सभी को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होता है। दोस्तों वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रीजनल एसोसिएशन है वो टोटल 6 है और ये जो रीजनल एसोसिएशंस हैं दोस्तों, ये मेटेरोलॉजिकल एक्टिविटीज, हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटीज और उनसे एसोसिएटेड एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम, उन्हें देखने का काम करती है। दोस्तों इसका सेक्रेटेरिएट जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, जो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा मैनेज किया जाता है और ओवरसी किया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएनएफसीसीसी और जो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस होती है उन्हें सपोर्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ में दोस्तों जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, मतलब मेंबर स्टेट जितनी भी एसोसिएटेड है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस से, उसकी जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उन सभी को क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज में हेल्प करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉस्टर करने में भी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हेल्प करती है। बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एटमॉस्फेरिक इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने का काम भी दोस्तों वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का होता है और वो सारी मेंबर कंट्रीज की इनको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है उसमें भी हेल्प करती है। दोस्तों वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम इतनी बात कर रहे हैं तो अभी कुछ ना कुछ इवेंट तो ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच करने का काम करती है, मतलब पूरे ग्लोबल एटमॉस्फेयर को वॉच करने का काम करती है और इसमें स्पेशली दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन का लेवल क्या है उसे देखने का काम करती है। तो उसी के बेसिस पर दोस्तों जो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच लिया है ग्रीन हाउस गैसेस का और उसके बेसिस पर दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी बनाया गया है। अब दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की चर्चा हो रही है तो हल्का सा जानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रीन हाउस गैसेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दोस्तों लोग समझते हैं ग्रीन हाउस गैस मतलब एक खराब टाइप की गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान कर रही है, बट दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस वो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और दोस्तों ये जो गैसेस हैं ये सन से हीट को ट्रैप करने का काम करती हैं, जो हमारे अर्थ को गर्म करने के लिए जरूरी होता है। मतलब ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे अर्थ को गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट हमारे अर्थ पर ना हो तो दोस्तों हमारे अर्थ को गर्म रखने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होना, डिफॉरेस्टेशन होना और दोस्तों एक्सेसिव लेवल पर होना, इनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गई और ग्रीन हाउस गैसेस जब एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगी दोस्तों तो उसकी वजह से जो ट्रैपिंग है हीट की सन से वो भी बढ़ जाएगी और दोस्तों इसकी वजह से अर्थ पर जो हीट ट्रैपिंग है वो बढ़ गई है और हीट डोम इफेक्ट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो बढ़ने लग गई है। अब दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस कई तरह की होती हैं, जैसे सबसे पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से निकलती है, सॉलिड वेस्ट इफेक्ट से भी निकलती है। दोस्तों इसके बाद में आती है मीथेन। मीथेन दोस्तों कैटल फार्मिंग होती है, राइस फार्मिंग होती है, जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है उनसे भी मीथेन निकलती है CH4। दोस्तों इसके बाद में आ जाती है नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है या फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है दोस्तों, उससे भी निकलती है। दोस्तों इसके बाद में आती है वाटर वेपर। दोस्तों वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए अवेलेबल होता है, ज्यादा अवेलेबल नहीं होता।
दोस्तों इसके बाद में आ जाती है इंडस्ट्रियली फ्लोरिनेटेड गैसेस दोस्तों, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। दोस्तों ये सारे के सारे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमारे सन से हीट ट्रैप करते हैं। बट अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं, इसकी वजह से हीट ट्रैपिंग बढ़ गई है, जिसकी वजह से दोस्तों अब हीट वेव्स ज्यादा देखने को मिलती है हमें पूरे एटमॉस्फेयर पर।